ये लिखा है आपके सामने, खेती क्या है। अब आप किसी से पूछो खेती क्या है तो घिसे पिटे उत्तर मिलेंगे। कोई कहेगा खेती जो किसान करता है वही तो खेती होती है। तो मैंने कहा हाँ, किसान तो बहुत काम करता है, बट मैं आपसे पूछ रहा हूँ खेती की रियलिटी क्या है। रियलिटी क्या है साहब? खेती की रियलिटी यही है कि खेत में फसल बो, फसल पैदा करो। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ खेती की रियलिटी क्या है। अब साहब हमको जो पढ़ाया गया वो यही है। अब सुनना, खेती की रियलिटी क्या है। खेती की रियलिटी वेद की बात बता रहा हूँ, बहुत गूढ़ बात बता रहा हूँ, सरल बात बता रहा हूँ। खेती की रियलिटी ये है कि जीवे जीव आहार। इस संसार में हर जीवधारी को भोजन चाहिए। आदमी को भी चाहिए, गाय को भी चाहिए, बकरी को भी चाहिए, कुत्ते को भी चाहिए, शेर को भी चाहिए, वनस्पतियों को भी चाहिए। यानी जीवे जीव आहार। तो इस भूमंडल पर जो 84 लाख योनियों के रूप में नाना प्रकार की वनस्पतियां और नाना प्रकार के जीव में जलचर, थलचर, नभचर, इन सबको और हमको भी भोजन चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? रेगुलर जितने भी जीव इस धरती पर हैं, वनस्पतियों के रूप में हैं, पक्षी के रूप में हैं, थलचर के रूप में हैं, जलचर के रूप में, सबको रेगुलर भोजन चाहिए। तो रेगुलर भोजन मेंटेन होता रहे, ये प्रकृति की ड्यूटी है। जैसे जब आदमी यहाँ नहीं था, आपने सुना है कि मनुष्य इस धरती पर परमात्मा की सबसे सुंदर और अंतिम रचना है। हम जब नहीं थे तब भी ये नाना प्रकार के जीव जंतु, वन वनस्पतियां थीं। तब इनकी रोटी का, इनके भोजन का इंतजाम कौन करता था? तो ये मत सोचना कि मनुष्य भोजन का इंतजाम करता है। तब इन सब के भोजन का इंतजाम कौन करती थी? प्रकृति रूपी ये प्रकृति रूपी माँ सबके भोजन का इंतजाम करती है। और प्रकृति रूपी माँ में ये सारी चीजें हैं, यानी कि सब लोग एक दूसरे की पूरकता में जीते थे। वनस्पति चिड़ियों को कुछ देती थी, चिड़ियां वनस्पतियां बोती थीं, एक दूसरे की पूरकता में सिस्टम चलता था। आदमी यहां नहीं था, ठीक है ना। फिर आदमी आया। आदमी ने कहा कि हमारा काम इससे नहीं चलता। आदमी की व्यवस्था यहीं थी जंगल में, लेकिन उससे उसका पेट नहीं भरा। तो जो मनुष्य है, मनुष्य का पेट नहीं भरा, मनुष्य को कुछ ज़्यादा चाहिए। तो हमारे फोर फादर, जब तक भौतिक संसाधन नहीं थे, तो हमारे पूर्वजों ने खेती में कुछ ज़्यादा चाह रखी, लेकिन एक लिमिट में ज़्यादा चाह थी, यानी प्रकृति को कोई क्षति नहीं पहुंचाई। हमारे बाबा परबाबा ने नेचर को लूटा नहीं। इधर 50, 60, 100 सालों से क्या हुआ? भौतिकवाद का युग आया। तो भौतिकवाद में क्या हुआ कि भौतिक संसाधनों की पूर्ति के लिए मनुष्य प्रकृति को ठगा, लूटा, दोहन किया, जमीन की फर्टिलिटी का दोहन किया, जमीन के नीचे के पानी का दोहन किया, जमीन के ऊपर की बायोडाइवर्सिटी का दोहन किया, जंगल काटे और रईस बने। रईस बनने के चक्कर में हमने अपनी प्रकृति को लूटा। तो अब आप समझना, जब मनुष्य ने इस नेचर को लूटा तो खेती करते हैं। विषय था खेती क्या है।
मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ खेती क्या है। तो वेद कहता है, मैंने शुरू में कहा जीवै जीव आहार, जीव ही जीव का भोजन है, और मनुष्य इस पर धरती पर परमात्मा की सबसे सुंदर रचना है। तो मनुष्य का धर्म क्या है? मनुष्य का धर्म ये है कि वह इस धरती पर नाना प्रकार की वनस्पतियों का, नाना प्रकार के जीव जंतुओं का संवर्धन करे, प्रोपोगेशन करे। खेती का दूसरा नाम क्या है? प्रोपोगेशन। हम 100 चना के दाने बोते हैं और 10,000 चना के दाने पैदा करते हैं। तो उस चने के दाने से कुछ मेरा भी भोजन चलता है, कुछ जीव जंतुओं का भी भोजन चलता है, कुछ धरती माता को भी कुछ मिलता है। तो ये चलता रहता है सिलसिला। तो संवर्धन खेती में क्या है? खेती का मतलब है संवर्धन। किसका? वनस्पतियों का संवर्धन, जीवों का संवर्धन और अपना भी संवर्धन। ये मनुष्य है ना, अपना भी संवर्धन करेगा। यानी मनुष्य भी यहाँ पर रहे, चिड़िया भी यहाँ पर रहे, गाय भैंस बकरी भी यहाँ पर रहे, शेर भी यहाँ पर रहे, वनस्पतियाँ भी यहाँ पर रहें। इसका नाम है खेती। अब देखना, खेती में आज की तारीख में जो आपको रूबरू होना पड़ता है, किसान खेती से बहुत ऊब चुका है। किसान जो आज की आधुनिक कृषि है, किसान उससे बहुत ऊब चुका है, और इतना ऊब चुका है कि वो आत्महत्या तक करता है। ये शब्द आया, ऊब चुका है, परेशान हो चुका है, निराश हो चुका है। तो क्यों निराश हुआ है? देखना, जब हमने कहा खेती कहाँ पर होती है? धरती माँ की कोख। आप बीज कहाँ बोएंगे? बीज कहाँ बोएंगे आप? तो जाहिर सी बात है धरती माता में बोएंगे। अब देखना, अब यहाँ मैं एक कहानी सुना रहा हूँ आपको, तब समझ में आएगा। हम लोगों का भी संवर्धन, अगर मनुष्य की उत्पत्ति रुक जाए तो फिर क्या रहेगा? मनुष्यता खत्म। अब एक मनुष्य, एक पिता है, एक पत्नी है, जिनकी शादी के बाद दोनों की ख्वाहिश होती है संतान उत्पत्ति माने संवर्धन, एक संतान पैदा हो, यानी एक इंसान धरती पर आए जो मेरी विरासत को आगे बढ़ाए। ठीक है ना? तो हमने एक संतान उत्पत्ति के लिए प्रयास किया, और चने का बीज देखना, जब मैं एक खेत में चने का बीज बोता हूँ तो 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन में बीज जमता है। ठीक है ना? लेकिन माँ के गर्भ में, एक स्त्री के गर्भ में जब बीजारोपण किया तो ये बीज जमने में कितना समय लगता है? 9 महीना। जब माँ की कोख में बीज डाला मैंने, मतलब इंसान बोया, तो इसको जमने में लगे 9 माह। अब यहां से शुरू होता है ज्ञान। बीज आपने बो दिया, धरती में चने का बीज बो दिया, या माँ के गर्भ में इंसान का बीज बो दिया,
बीज दोनों हैं, माँ दोनों हैं। आपने जिस कोख में बीज बोया है वो कोख कैसी है ये सोचा ना, बीज बो दिया। अब होगा क्या? जहां चने का बीज बोया है, अगर ये माँ हंसती थी, मुस्कुराती थी, संपन्न थी, निरोगी थी, जहां चने का बीज बोया है, अगर ये धरती माता हंसती थी, मुस्कुराती थी, संपन्न थी, निरोगी थी, तो चने के बीज जब जमेगा तो उसको पोषण की बाहर से जरूरत होगी क्या? नहीं। उसमें कोई बीमारी लगेगी क्या? नहीं। उसको कोई भी बीमारी नहीं लगने वाली, उसमें कोई भी ऊपर से पोषण देने की जरूरत नहीं है। वो कभी भी वो बीमार जैसा नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि माँ की कोख उर्वर है। अभी क्या हुआ है? अभी तो ये हुआ है कि मैंने बोला कि हमको हमारी ख्वाहिश कुछ ज़्यादा थी, तो हमने ज़मीन को लूटा, ज़मीन के नीचे के पानी को लूटा, ज़मीन के ऊपर की बायोडाइवर्सिटी को लूटा। तो क्या हुआ? ज़मीन की कोख जो है ना, बीमार है, बंजर है, कमज़ोर है। तो अगर कमज़ोर कोख है माँ की, माँ में सामर्थ्य नहीं है, तो चने का पौधा विग्रह कैसे हो सकता है? सोचो, एक बीमार जमीन में आपने चना बोया है, अब कहते हो हमारा तो चना बिल्कुल छोटा सा है, उसमें विगर नहीं है, कैसे? तो आप क्या करेंगे? आप अब यहां से आप अपनी खुराफात शुरू करेंगे। यहां पर आएगा, फिर वही आ गया आधुनिक कृषि। आधुनिक का दूसरा नाम है आधुनिकता। आधुनिक का मतलब आधुनिकता, ज्ञान से दूर, ग्लैमरस की दुनिया। यहां सनातन की कोई बात, संस्कृति की कोई बात नहीं है, संस्कार की कोई बात नहीं है। ठीक इसी प्रकार ये जो माँ है, जो एक स्त्री है, स्त्री की कोख में एक बीज डाल दिया गया, और क्या होता है साहब? हस्बैंड दारू पी के आता है, उसको गाली देता है, उसके सास ससुर उसको दिन भर गाली देते हैं, दुनिया भर का ताना मारते हैं, खाने पीने की सही व्यवस्थाएं नहीं हैं, तो उसको भूख यानी पेट की संतुष्टि पूरी नहीं हुई, इटसेल्फ उसका हेल्थ अच्छी नहीं है, उसका मानसिक संतुलन भी ठीक नहीं है, क्योंकि दिन भर जो गाली सुनेगी, दिन भर जो ताने सुनेगी, उसका स्वभाव कैसा होगा? और उसकी कोख में एक बच्चे का बीज डला हुआ है, जो 9 महीना वहाँ कोख में रहना है। अब 9 महीने के बाद बीज जम गया, बाहर आ गया। जैसे चने का बीज जब धरती के अंदर था तो नहीं दिख रहा था ना, जब 4 पत्ती का पौधा आया तो बाहर आ गया ना, अब दिख रहा है आपको। तो अब ये जो बच्चा 9 महीने के बाद बाहर आया है, इससे बड़ी मोहब्बत है सबको। यहाँ पर उस बाप को भी मोहब्बत है, दादा दादी को भी मोहब्बत है। किससे? इस बच्चे से। जैसे जमीन बंजर थी, जमीन की चिंता नहीं की, जो चने का बीज जमा, अब क्रॉप से बड़ी मोहब्बत है, फसल से, कि कैसे ये 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर हो जाए। नहीं होगी, कभी नहीं होगी। क्यों? माँ की सामर्थ्य नहीं है। इसी प्रकार ये जो बच्चा बाहर आया है, इससे मोहब्बत है, लेकिन ये बीमार है, ये रोता है, ये उल्टी कर देता है, सुखाना रोग है, चिढ़ता रहता है, दिन भर रोता है, चुप ही नहीं होता है, चाहे कोई चुप करा के देख ले। तो क्या है, जिनको जिनको मोहब्बत है, इस बच्चे को लेकर के कभी जादू टोना वालों के पास, कभी झाड़ फूक वालों के पास, कभी संत महात्मा वालों के पास, कभी चिकित्सक के पास, पूरा परिवार दौड़ रहा है। बच्चे को हंसाना है, बच्चे को
हेल्दी रखना है, इसके लिए पूरा घर परेशान है। अब जानते हो क्या हो रहा है? ये घर के जितने लोग इस बच्चे को हंसाना चाहते हैं वो मेंटली रूप से हैंडीकैप्ड हैं। इन बेवकूफ़ों को इतनी समझ नहीं आती कि अभी भी बच्चा माँ के आंचल का दूध पीता है। इस माँ को हंसा दो, इस माँ को खिला दो, इस माँ से मोहब्बत कर लोगे तो बच्चे को किसी साधु संत झाड़ फूंक महात्मा के पास ले जाने की ज़रूरत, इसका इलाज इसकी माँ है। लेकिन नहीं, हम माँ को कंसीडर, उससे तो मेरी दुश्मनी है पैदाइशी। ठीक इसी प्रकार जब एग्रीकल्चर में आते हैं तो हमने केला लगाया, अमरूद लगाया, पपीता लगाया, कद्दू लगाया, घुइयाँ लगाया, आलू लगाया, गेहूँ बोया, धान बोया, और मेरी धान की फसल ऐसी होनी चाहिए, मेरा कद्दू ऐसा होना चाहिए, मेरी आलू ऐसी होनी चाहिए। जमीन की सामर्थ्य तो है नहीं, जैसा तुम चाहते हो वैसा हो। तो फसल कमज़ोर है तो बोले कि इसमें क्या डाला जाए, बोले थोड़ा यूरिया डाल दो, थोड़ा DAP डाल दो, थोड़ा जिंक डाल दो, थोड़ा सल्फर डाल दो। फिर बोले यार वो मोजैक लग गया है, बोले हम 45 डाल दो, Z78 डाल दो। बोले कीड़ा लग गया है, बोले ये डाल दो, बोले ये डाल दो। ये क्या है? ये साधु महात्मा कोरी झाड़ फूंक वाले ही तो हैं। ये सब क्या है? ये जो फसल की बीमारी है, जो फसल की कमजोरी है, जो फसल में इंसेक्ट है, और इस फसल को साफ सुथरा हेल्दी रखना चाहता हूं, और मैं कहां दौड़ रहा हूं? झाड़ फूंक करने वालों के पास, साधु महात्माओं के पास, कृषि वैज्ञानिकों के पास। अरे सिंपल सी कहानी है, माँ के पास चलो ना। थोड़ा सा आज हमें अकल आई है कि मेरी क्रॉप अगर हेल्दी नहीं है तो इट मीन्स माँ में कोई प्रॉब्लम है। तो चलो छोड़ो, प्राकृतिक खेती का नियम है कि प्रकृति के वैभव को पहले ठीक करूँगा, और जो कि खेती मैं ज़मीन में करता हूँ और ज़मीन में बीज बोता हूँ, माँ की कोख अच्छी नहीं होगी तो मेरी फसल कैसे अच्छी होगी। इसलिए आज से मैंने इस बात पर अध्ययन शुरू कर दिया कि माँ के वैभव को कैसे रिच बना सकते हैं। ये माँ जब भी ठीक होगी तो आपकी चने की, गन्ने की, आलू की कोई भी फसल बोना, माँ संपन्नशाली है तो अपने हर बच्चे को पाल लेती है। कहानी सिर्फ इतनी है। लेकिन अभी इस कहानी में है क्या कि लोग नहीं चाहते, जैसे मैंने अभी बताया, जाने अनजाने आप भी, ये परवाह किसको है? ना तो किसान को है, ना हमको है, क्योंकि ऐसी कोई ट्रेनिंग होती नहीं। ट्रेनिंग में क्या है? ट्रेनिंग में वही है, नहीं वो ट्राइकोडर्मा दे दो, आप ब्यूवेरिया से काम हो जाएगा। अरे मिट्टी की जांच के लिए बोलो ना, अरे संतुलित उर्वरक की बात कराओ ना, अरे क्वालिटी वाला सीड डालो ना। अरे जब बीज खराब है तो हम लोग कहते हैं अच्छा बीज बोएंगे तो अच्छी संतान होगी। लेकिन अच्छा बीज बोएंगे कहाँ? खराब कोख में, बीमार कोख में, अनहेल्दी कोख में। कल्पना करो कि जिस माँ की कोख में बीज बोया है, बीज बहुत अच्छा है, माँ की कोख तो कमज़ोर है, अच्छी संतान कैसे मिलेगी? तो हमें अगर अच्छी संतान चाहिए, अच्छी क्रॉप चाहिए, तो माँ की कोख को ठीक करने का जतन हमें करना होगा। और ये कहते हैं एक साधे सब सदै, सब साधे सब। अभी तक तो हम लोग जाने क्या क्या प्रयास कर रहे हैं, कितने प्रकार के माइक्रो न्यूट्रिएंट डलवा रहे हैं, कितना प्रकार का फर्टिलाइजर डलवा रहे हैं, कितने प्रकार के जैम डलवा रहे हैं, कितने प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म बायो फर्टिलाइजर और कंसोर्सिया डलवा रहे हैं, ड्रोन टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, फलानी टेक्नोलॉजी, दिमागी टेक्नोलॉजी। किसान तो वहीं का वहीं खड़ा है ना, किसान को तो कुछ मिला नहीं, ठीक है ना। तो किसान को अगर कुछ देना है, ये आपको आगे सब बताया जाए, किसान को कुछ देना है तो वो क्या देना है? वो जिस दिन आपको आ गया ना ज्ञान, अब आप देखना जो मैंने इधर बोला कि आप अगर एक ब्लॉक के मालिक हैं और सिंपली एक क्रॉप में 3,000 रुपया का केमिकल सेव करा देते हैं, मैं मिनिमम बोल रहा हूँ,
पूरी ट्रेनिंग में तो मैं कहूँगा आपको, मैं 8,000 का केमिकल फर्टिलाइजर सेव करा दूंगा 1 हेक्टेयर में, और लोग खुशी खुशी कर लेंगे। 8,000 का केमिकल फर्टिलाइजर अगर सेव कराया, वो आपके क्षेत्र में मान लो न्याय पंचायत एक एरिया है और 2,000 हेक्टेयर लैंड है, 6,000 रुपये सेव हो गए 1 हेक्टेयर में, और 2,000 हेक्टेयर लैंड है, तो कितना हो गया? 12 लाख और ज़्यादा हो गया। करो गुणा, इतना वैल्यू। अरे वो ये हो गया करीब करीब तुम्हारा 1,20,00,000। 1,20,00,000 का अगर कोई प्रॉफिट कराने का दम रखता है एक न्याय 2 न्याय पंचायतों के बीच में, तो भाई साहब उसकी सेवा, आप बताइए सुविधा शुल्क कितना ले सकता है, सेवा शुल्क कितना ले सकता है? इसी को कहते हैं सर्विस प्रोवाइडर। और क्या है सर्विस प्रोवाइडर? मैंने आपको एक्स सर्विस दी, आपकी 6,000 रुपये हेक्टेयर की बचत कराई, लाओ हमको 1,000, 15% मेरा। किसान कहेगा बाबूजी 15 का तुम 20 लो, नहीं देगा? देगा। हम लोग बिल्कुल ही अपनी जो हमारा जो अपॉर्चुनिटी हैं सामने फैली पड़ी, उन पर ध्यान ही नहीं देते, बिल्कुल सिस्टम पर चलते हैं बस केवल। ठीक है ना? मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए।